जय हिंद साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड MCQ। साथियों, बिहार SSC 10+2 इंटर लेवल के लिए जो 11,098 पदों पर नई भर्ती आई है, उसके लिए साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस विज्ञान से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। और साथियों, इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली दोपहर 3 बजे यहाँ पर आपको लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, एड्स का कारक क्या है? एक विषाणु, कवक, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करने हैं। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो। और कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले एड्स बीमारी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म है। और एड्स की बात करें तो ये किसके कारण होता है? तो ये एक वायरस के कारण होता है, यानी कि विषाणु। वायरस को हिंदी में विषाणु कहा जाता है। और यहाँ से प्रश्न बनेगा दूसरा प्रश्न कि कौन से विषाणु के कारण होता है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। ये एड्स बीमारी जो है HIV विषाणु के कारण होता है। और एड्स की बात करें तो प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, सभी को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर ले। चलिए दूसरा प्रश्न है, भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापा जाता है? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, अगर आपका GK GS वीक है तो आप लोग सही जगह पर आए हैं। आप लोग बस डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापा जाता है, तो याद रखिएगा रिएक्टर पैमाने पर। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, रिएक्टर पैमाने पर। और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नोट कीजिए सिस्मोलॉजी, याद रखिएगा सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन होता है। चलिए आगे देखिए, बेकिंग सोडा क्या है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। बेकिंग सोडा क्या है? तो सोडियम यहाँ पर लिखा गया है। अब ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, बेकिंग सोडा जिसको कहा जाता है खाने वाला सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो नोट कर लीजिए NaHCO3। ये क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, जिसको खाने वाला सोडा कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। और हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं। तो कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? तो याद रखिएगा हाइड्रा। हाइड्रा की बात करें तो ये एक कोशिकीय नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो बहुकोशिकीय। ध्यान रखना, हाइड्रा क्या है? तो बहुकोशिकीय जंतु का उदाहरण है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्लाज्मोडियम की बात करें तो याद रखिएगा, यहाँ से एक बीमारी होती है मलेरिया। अगर पूछे मलेरिया किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा परजीवी। परजीवी के कारण मलेरिया होता है। अब कौन सा परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम नाम का ये परजीवी के कारण होता है क्या? तो मलेरिया। इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? देखिए, पीने वाला जो पानी होता है उसको कहा जाता है पेयजल। और पीने वाला पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाए तो किससे संबंधित रोग हो सकता है?
तो चलिए आंसर बता देते हैं। याद रखना है लीवर से संबंधित रोग हो सकता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब लीवर की बात करें तो यहाँ पर विटामिन ए संचित होता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि शरीर में कहाँ पर विटामिन ए संचित होता है, तो इसी लीवर में। और लीवर की बात करें तो ये पित्त रस का स्रावन करता है, यानी पित्त रस निकलता है कहाँ से, तो लीवर से। और लीवर यानी कि यकृत, इसको यकृत भी कहा जाता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है, तो ग्रंथि है। इन सारे फैक्टरों को ध्यान रखना है। और साथियों आप लोगों ने सुना होगा एक पीलिया रोग, तो पीलिया रोग जो होता है इसके कारण ये जो लीवर है यही डैमेज होता है। तो सारे फैक्टरों को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है। तो आप लोगों ने विद्युत बल्ब में देखा होगा इस तरह से जो तंतु रहता है ये किसका बना होता है, तो याद रखिएगा ये टंगस्टन का होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, किसका होता है, टंगस्टन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए चांदी की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो यही चांदी होता है। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है। चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल पर जो पिछले बार भर्ती आई थी और उसका जो एग्ज़ाम हुआ था, और उस एग्ज़ाम में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे ऑलरेडी हमने आपको करा दिया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा जीके जीएस का एनालिसिस है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है हमेशा कैसा होता है, तो याद रखिएगा एक दिशीय होता है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, तो नोट कीजिए A.G. टॉन्सले, यहाँ पे लिख देते हैं A.G. टॉन्सले कौन है, तो पारिस्थितिक तंत्र के जनक है। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए फटाफट से। तो यदि किसी वस्तु का अगर वेग दोगुना करेंगे तो कैसे निकाला जाता है, चलिए आपको बेसिक समझाते हैं। तो गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है 12mv²। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का वेग क्या करना है, दोगुना। तो मान लीजिए पहले वस्तु का वेग था v, तो दोगुना करने पर हो गया 2v। अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला में जहाँ पर v आपको दिख रहा है वहाँ पर क्या पुट करना है, तो 2v को पुट करना है। तो आइए देखते हैं। तो 12m इंटू v के स्थान पर 2v और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 12m इंटू 4v का स्क्वायर, यहाँ पे आपको कटना नहीं है। तो अब देखिए जो मेन फार्मूला है इससे आपको मैच कराना है। तो देखिए 12mv², तो यहाँ से 12m और v² को निकाल लीजिए, तो क्या बचा 4। तो आपको ध्यान रखना है जब भी वेग को दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुनी हो जाएगा। अगर वेग को 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा सोच कर बताइए। अगर v के स्थान पर हम 3v को रखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9v²। तो ये आपका 9 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट आंसर करना है। अगर 2 गुना वेग कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, 3 गुना करेगा तो 9 गुना, 4 गुना करेगा तो 16 गुना। तो यहाँ से आप लोग अब डायरेक्ट बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है। चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों कल ही हमने 2012 से लेकर अब तक बीएसएससी द्वारा जितने भी पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने करा दिया है। उसमें आपका 2 पार्ट बनेगा, जिसमें पार्ट 1 हो चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए। तो कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दस्त, जिसको डायरिया कहा जाता है, ये जल के प्रदूषण से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ डेली आपको दोपहर 3 बजे इसी तरह से लाइव क्लास के साथ प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। तो रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन के। कौन निभाता है? विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। नोट कर लीजिए, फिलोक्विनोन, ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। देखिए विटामिन 2 प्रकार का होता है, हमने शायद आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था। एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में। विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में है, बचे विटामिन ए, डी, ई और के ये चारों क्या होते हैं? तो वसा में घुलनशील होते हैं। चावल में प्रचुरता किसकी होती है? तो चलिए आंसर बताइए, चावल में किसकी प्रचुरता होती है? तो याद रखिएगा स्टार्च की प्रचुरता होती है चावल में। प्रोटीन की बात करें तो सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है हमें सोयाबीन से, लगभग 42% प्रोटीन मिलता है सोयाबीन से। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? और पीडीएफ की बात करें साथियों तो डेली आपको पीडीएफ दिया जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन पीडीएफ में आपको आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए आपको क्या करना है, जिस तरह से साइंस का प्रैक्टिस सेट 1, 2 चल रहा है तो उसी तरह से आपको कॉपी में भी बना लेना है प्रैक्टिस सेट 1, 2 और सभी के आंसर को लिख लेना है और डेली पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम से। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे बी होगा डायबिटीज, याद रखिएगा, जिसको मधुमेह कहा जाता है। मधुमेह, इसमें क्या होता है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो यहाँ पे याद रखना है मधुमेह। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को, और 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? चलिए आंसर कीजिए। तो साथियों अदिश राशि की बात करें तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है उसी को अदिश राशि कहा जाता है। तो अदिश राशि के उदाहरण कौन है? तो कार्य, बाकी बल, त्वरण, आवेग, विस्थापन ये सभी क्या है? तो सदिश राशि है। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो पाचन की थैली कौन सी कहलाती है कोशिका में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। एलोसोम होते हैं। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। एलोसोम होते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो साथियों एलोसोम की बात करें तो ये क्या होते हैं? तो एक लिंग गुणसूत्र है एलोसोम, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता क्या कहलाती है? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और देखिए आपके एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो 150 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से रहेंगे और बाकी 70 क्वेश्चन जीके जीएस जीके जीएस और करंट अफेयर्स रहेंगे, जिसमें आपका साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा फोकस साइंस पर करें। तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा प्रत्यास्था कहलाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, कॉपर आंसर हो जाएगा Cu, जिसको तांबा भी कहा जाता है। दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? इस तरह से मान लीजिए दो समांतर दर्पण है, अगर इसके बीच कोई वस्तु यहाँ पे रख दिया जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो याद रखना है अनंत प्रतिबिंब। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना है?
चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और हम लोग धीरे धीरे प्रश्न का जो लेवल है वो हाई करेंगे। अभी बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं। तो भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा का मान है याद कर लीजिए 50 हर्ट्ज तक है। ट्राइबेसिक एसिड क्या है? चलिए आंसर कीजिए 20 के लिए। ट्राइबेसिक एसिड क्या है? तो देखिए ट्राइबेसिक एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें ये HCl, क्या ये ट्राइबेसिक एसिड है? देख लीजिए एक ही हाइड्रोजन है, ये तो होगा नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो देख लीजिए H2SO4, क्या इसमें 3 हाइड्रोजन है? नहीं, ये भी नहीं होगा। नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो HNO3, क्या इसमें है? ये भी नहीं। तो बच्चा आपका फास्फोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। 18 कैरेट सोना में सोना का प्रतिशत क्या है? देखिए शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो चलिए इसको निकालने के लिए बता देते हैं। तो अगर यहाँ पे 24 कैरेट सोना की बात करें, इसमें बताइए कितना प्रतिशत सोना होता है 24 कैरेट में? तो 100% प्योर होगा 24 कैरेट का सोना। तो 24 कैरेट में 100%, तो 1 कैरेट में बताइए कितना होगा? 100/24। आप लोगों ने एक एक नियम का सवाल पढ़ा होगा। उसके बाद 18 कैरेट का निकालना है। तो 18 कैरेट का 100/24 और गुना कितना हो जाएगा 18। अब 6 3 बार में, 6 से 4, 4 से 100 25 बार में, तो 25 3 यानी 25 या 75। तो 75% सोना होगा 18 कैरेट में। अगर आपको 20 कैरेट का पूछा जाए तो आप लोग कमेंट करके बताइए एक बार, 20 कैरेट सोना में सोना का प्रतिशत कितना होगा? सॉल्व करके ज़रूर बताना है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो स्कर्वी रोग की बात करें, ये विटामिन सी, याद रखना है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है। किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो किस जीवाणु की क्रिया से? तो यह है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसी के कारण दूध जो है दही बनता है। एक लकड़ी क्या है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दीजिए। तो एक लकड़ी क्या है? तो याद रखिएगा प्राथमिक ईंधन है। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगैम्स यानी कि अपुष्पी है? चलिए आंसर कीजिए। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर स्पोरोफाइटा, इनमें से कौन अपुष्पी है? तो याद रखिएगा सही जवाब है टेरिडोफाइटा। पानी का घनत्व कितना होता है? चलिए आंसर कीजिए। और देखिए पानी पर अगर वो कोई वस्तु तैर रहा है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो देखिए जैसे कि पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो आप लोग थोड़ा सा बताइए कमेंट करके, अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा हो तो बताइए वस्तु तैरेगा या फिर डूबेगा? तो बहुत ही आसान है, अगर कोई वस्तु का घनत्व पानी से अधिक है तो वो डूब जाएगा और पानी से कम है तो वो तैरेगा। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो साथियों किरचॉफ का जो पहला नियम है याद रखना है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर काम करता है। तो कॉपी में दोनों नोट कर लीजिए, प्रथम और दूसरा। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है? देखिए ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ठीक है। अब यहाँ पे द्रव्यमान बताना है तो पहले ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक क्या ऑक्सीजन का? तो आप सभी जानते हैं 8 होता है। द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 16।
तो ऑक्सीजन में देखिए कितने हैं, 2 अणु है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 गुना 2 यानी 32 ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन के 2 अणु का द्रव्यमान। जीव जो तापमान के व्यापक ह्रास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर 29 का आंसर हो जाएगा, ये कहलाता है पृथुतापी। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परितारिका, याद रखिएगा। और नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल पर बनता है, यानी कि रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। और आप लोगों ने सुना होगा नेत्रदान, तो नेत्रदान में पूरा नेत्र का दान नहीं किया जाता है, उसमें सिर्फ कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो यहाँ से आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों में ध्यान रखने हैं। तो सामान्य मनुष्य का अगर तापमान फ़ारेनहाइट में पूछे तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 98.8 भी मिलेगा, तो लगभग में ये होता है। और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। तीनों एक ही है, सिर्फ यहाँ फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन है। तो आंसर यहाँ पे ए होगा। मानव शरीर में आहार यानी भोजन जो है मुख्यतः कहाँ पे पहुँचता है? तो यहाँ पे पचता यानी कहाँ पर पचेगा? तो याद रखिएगा ये छोटी आंत में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो बहुत ही सिंपल है, पालक, हरी सब्जियों से लोहा प्राप्त होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? चलिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है ऑक्सीजन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और वायुमंडल की बात करें तो ऑक्सीजन पूछा जाता है कितना प्रतिशत है वायुमंडल में? तो ये लगभग 21%। कहीं कहीं ऑप्शन में 20.98 भी मिलेगा। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, ये मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी यानी सबसे लंबी हड्डी फीमर की हड्डी है जो कि जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कि कान में पाई जाती है। दोनों कानों को मिलाकर टोटल 6 हड्डियां पाई जाती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। लेकिन बाह्य अंग पूछे तो ये हो जाएगा त्वचा। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखना है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? चलिए 38 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। क्या होता है? प्रमस्तिष्क। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये प्रश्न भी सिंपल है, याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो बड़ी ग्रंथि तो हमने बताया यकृत जिसको लीवर कहा जाता है। और सबसे छोटी पूछे तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि है जिसे पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो साथियों आज के साइंस के प्रैक्टिस सेट 2 में हम लोगों ने 40 प्रश्नों को ही कवर किया। तो जैसे जैसे आपका फॉर्म फिल होगा उसके बाद हम लोग 50 से 60 प्रश्नों को डेली कवर करने वाले हैं। तो सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दें।